हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 का है और 5 दिसंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और आपके सामने है कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो कोट स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से कोस स्क्वायर ए हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में अंदर क्या बचेगा, 1/sin² माइनस 1 और जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1-sin²a/sin²a और 1-sin² की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर a/sin² हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर a/sin² का मान क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि सही बीजगणितीय व्यंजक का चयन कीजिए। अब आप लोग यहाँ भी समझते हैं कि अगर कहीं भी इक्वल का साइन आता है तो दोनों तरफ के जो इक्वेशंस होती है वो इक्वली होनी चाहिए। तो आप लोग इन्हें सोल्व करके देख सकते हो। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी ए बी, फिर a-1 से मल्टीप्लाई होगा -a, -1 b से मल्टीप्लाई होगा -b और बाद में +1। तो ये इसके इक्वल होगा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। फिर भी आप बाद वाले ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। आप देख लो कि यहाँ पर तो ab + a-b+1 है और इसके इक्वल में ये वाली इक्वेशन दी हुई है। अब आप भी जानते हो कि 1 - a का स्क्वायर हो गया ये, तो ये 1 - b, ये तो हो गया 1 - a का स्क्वायर इंटू 1 - b को 1 + b से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - b²। और आप इसे और आगे सोल्व करोगे तो आपके सबसे लास्ट में आप ये देख सकते हो कि -a² - b² से मल्टीप्लाई होगा +a² b² आएगा, जो कि इस साइड कहीं भी नहीं है। तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं, तो ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक नहीं है। फिर इसके बाद में अपन यहाँ चेक कर सकते हैं, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो b, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। अब यहीं आप लोग देख लीजिए, इस साइड तो है कि माइनस का b है और इस साइड +b आ रहा है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे आ जाओ आप, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, आप यहाँ देखिए यहाँ तो -a है और यहाँ पर a आ रहा है, तो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा बीजगणितीय व्यंजक, क्योंकि इक्वल हो ही नहीं पा रहा है। आगे भी अगर आप इसे सोल्व करोगे तो a को -b से मल्टीप्लाई करोगे तो -ab आता है, लेकिन यहाँ पर +ab है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रकार सोल्व होगा। ये समझने लायक बात है इसमें केवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 100² - 99², फिर +98² - 97² और ऐसे करके करते करते अपन 11 तक आते हैं। आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि 1/1 प्लस माइनस चल रहा है और रेगुलर संख्याएं हैं। जैसे आप इधर से लेंगे आप तो 12² - 11² को आप कैसे लिखोगे, सबसे शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करने के लिए 12 + 11 गुणा 12 - 11, क्योंकि a² - b² वाला फॉर्मूला हो गया, a + b a - b। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो आ रहा है, इनका सम करेंगे तो 23 और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो 23। अब इसी प्रकार आप सारी संख्याएं कहीं भी चेक कर लीजिए, आप चाहे 100² - 99² ले लीजिए आप, तो ये भी होगा 100 + 99 इंटू 100 - 99, तो इनका योग क्या होगा 199। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं आपस में ऐड हो जाएगी और इसे अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 + 99 + 98, 100 + 99,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस बी ए माइनस बी से करेंगे तो सिर्फ ए प्लस बी वाली संख्या ही हमारे पास रहेगी। ए माइनस बी करते ही वो तो हो जाएगा +1, तो +1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास में रहेगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार मैं इस तरीके से इसे लिख रहा हूँ कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर को आप 100 + 99 लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही 98 + 97 लिख सकते हैं और ऐसे करते करते आप 12 + 11 तक आ सकते हैं। तो आप अब देखिए कि ये 11 से लेकर 100 तक रेगुलर ऐड हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि 11 से लेकर 100 तक अपने पास में टोटल संख्या कितनी हो गई, 90। और रेगुलर संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू जितने भी वो टर्म में संख्याएं हैं। जैसे 11 से लेकर 100 तक कितनी है, 90। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो 111 इंटू 45, क्योंकि 90 100 + 11 अपॉन 2 इंटू 90 हो रहा था। तो 2 को जब 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 और 100 + 11 111। तो 111 को जब 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4995 4995 हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, और उस तरीके में क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर क्या होता है, 23। फिर इसके बाद में क्या आता, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर वो क्या होता है, 27। फिर ऐसे ही चलते 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 अपन 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर तक आते तो ये हो जाता 199। अब 23 आप यहाँ देखना कि ये दो संख्याओं का एक पद बन रहा है। इसी प्रकार 100 तक जाते जाते ये टोटल पद अपने पास में कितने हो जाते, यहाँ पर ये 45वां पद होता, और इनका सार्वांतर कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो सार्वांतर से हम सोल्व क्या करते हैं, n/2 मतलब 45/2 इंटू 2a मतलब 23 को आप प्रथम पद अपने पास क्या है 23, तो 2a मतलब 23 इंटू 2 46 प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना है हमारा 45वां, 45 n-1 कितना हो गया 44 इंटू d कितना हो गया 4। जब इस तरीके से भी आप सोल्व करोगे तब भी यही आंसर आना है। तो आप यहाँ पर देखिए 45 इंटू ये 44 इंटू 4 होता है 176, और 176 को आप 176 में जब आप 46 ऐड करोगे आप तो आपके पास में आएगा 222, और 222 में आप 2 का भाग दोगे तो ये क्या आएगा 111, और वही 111 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49995 हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 है, तो इस परिमाप के अकॉर्डिंग कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कैसे त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो ये होता है त्रिभुज, और इस त्रिभुज की कोई सी भी दो संख्याओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपन 13 को कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो 13 की पहली भुजा आप मान लेते 1, तो दोनों भुजाएं कितनी होती 12, दोनों भुजाओं का योग कितना होता 12। तो ये 1 से तो बड़ी हो गई, तो ये हो गई 6 और 6 बन सकती थी, और 6 के अलावा क्या बन सकती थी, मान लो त्रिभुज का परिमाप 13, और मान लिया पन्ने की इसकी पहली एक भुजा 1 है। अब बची हुई दोनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है 12। उन 12 में हम क्या कर सकते हैं, एक भुजा 1 और दूसरी भुजा 11 मान सकते थे,
लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी संख्या से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 2 तो 11 से छोटा है। इस प्रकार हम अब बचे हुए जो हमारे पास में, अगर एक भुजा को हमने 1 माना है, तो बचे हुए जो परिमाप है 12, उसे हमें इस प्रकार लेना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा ना हो। तो इसे हम ले सकते हैं 6 और 6, क्योंकि आप 5 और 7 भी नहीं ले सकते। अगर आप 5 और 7 लोगे तो दो भुजा 1 और 5 6, 7 से छोटी हो जाएगी, जो भी गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या अपन मान लेते हैं कि दूसरी भुजा का योग है 2। एक भुजा अगर 2 है तो अब परिमाप कितना बचा हमारे पास में? 11। अब 11 में हम क्या कर सकते हैं? 5 और 6 मान सकते हैं, क्योंकि दो कोई सी भी आप यहाँ देख लीजिए, 2 और 5 का योग 6 से बड़ा है, 5 और 6 का 2 से बड़ा है, 2 और 6 का 5 से बड़ा है। इसी प्रकार अब 2 जब माना तो 5 और 6 हमने मान लिया। क्या हम यहाँ पर 4 और 7 मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि 2 और 4 7 से छोटा हो जाता है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार अब आ जाते हैं अपन ने माना कि एक भुजा है 3। अब बचे हुए परिमाप कितना रह गया? 10। अब 10 को वापस अपन क्या क्या मान सकते हैं? 5 और 5 मान सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए 3 और 5 5 से बड़ा है। फिर ये वाले 3 और 5 इस 5 से बड़ा है, और ये वाले 3 और 5 इस 5 से बड़ा है, और 5 और 5 3 से बड़ा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका समझा रहा हूँ। शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब आप 5 और 5 मान लिए, क्या आप 4 और 6 मान सकते हो? आप बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 6 से बड़ा हो रहा है, 3 और 6 4 से बड़ा हो रहा है, और 6 और 4 3 से बड़ा हो रहा है। तो हाँ, ये एक और पेयर बन गया हमारा। अब क्या आप यहाँ पर 4 और 6 तो मान लिया अपन ने, लेकिन क्या 3 और 7 मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि 3 और 3 7 से छोटा हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार अब 3 से छोटा 2 और अपन 8 भी नहीं मान सकते। अब जब 3 और 3 का बन गया, क्या अब हम एक भुजा को 4 मान सकते हैं? अगर एक भुजा को 4 मानेंगे तो हमारे पास में परिमाप कितना रहेगा? 4 9। तो उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं? 9 को डिवाइड कर सकते हैं 4 और 5 में। तो ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा, क्योंकि 4 और 4 5 से बड़ा होता है, 4 और 5 भी 4 से बड़ा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन सेट हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है? क्या हम 3 और 6 मान सकते हैं? तो बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन 3 4 6 हमारे पास पहले से कॉम्बिनेशन है, तो 3 और 6 हम मानेंगे नहीं। फिर 3 और 6 नहीं मानेंगे तो क्या 2 और 7 मान सकते हैं? नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई सी भी भुजा 7 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक भुजा 7 होगी तो बाकी बची हुई दोनों भुजाओं का योग होगा 6, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन यहीं समाप्त होता है, क्योंकि अगर आप फिर 5 मानोगे तो आपके पास में परिमाप रह जाएगा 8। तो आप 8 में भी मानोगे तो 4 और 4, तो 4 4 4 और 5 का कॉम्बिनेशन हमारे पास पहले से बन गया। तो इस प्रकार इतनी कैलकुलेशन के बाद आप देखोगे कि अगर त्रिभुज का परिमाप 13 है तो आप 5 प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड समझने के लिए कि कैसे त्रिभुज संभव है और कितने बन सकते हैं। अब शॉर्ट तरीका क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी भी त्रिभुज का परिमाप सम संख्या में दिया हुआ हो, तो जो त्रिभुज का परिमाप माना हमने p है, अगर सम संख्या में दिया हुआ है तो p² करके आप 48 से डिवाइड कर देना। जो भी पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो पूर्णांक में मान होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर परिमाप विषम संख्या में दिया हुआ होगा, ऑड नंबर्स में दिया होगा, तब p+3 का स्क्वायर करके 48 से डिवाइड कर देना। p माने परिमाप, जैसे कि 13 दिया हुआ है। अब 13 दिया हुआ है तो 13 का क्या करेंगे हम? 13 +
3 का स्क्वायर करके 48 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो गया 256, और 256 में जब आप 48 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगा 5.33 करके समथिंग आएगा। तो आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लेना है, पूर्णांक में लेना है, जो कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबने पूरा वीडियो देखा होगा। तो ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये सभी क्वेश्चन और इनके रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए, वो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे SSCN क्लासेज, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने वहाँ पर चैनल बना रखा है। आप वहाँ जाके क्वेश्चन और रिटर्न सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।